हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कूलाम नियम का सदिश रूप। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का निपटारा आज इस एक वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि कूलाम नियम में जितना कुछ पोर्शन बचा है वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था कि कूलाम का नियम होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आ जाए ऐसा आप एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, पहले आप उस वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो में आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से याद करके चलिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको समझाने वाला हूँ एकदम अल्टीमेट तरीके से समझाने वाला हूँ, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये है अपना क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट अपना चल रहा था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हमने कूलाम नियम पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम कूलाम नियम का सदिश रूप करने वाले हैं, यानी कि कूलाम नियम जो था उसका सदिश निरूपण इसका करना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कूलाम बल यानी कि बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए कूलाम नियम का सदिश निरूपण किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग देख रहे हो, इसमें एक्स वाई निर्देश तंत्र है। ठीक है ना, ये आपका एक्स निर्देश तंत्र, ये आपका वाई निर्देश तंत्र। ठीक है ना, इसमें दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक अपना Q2 है। ठीक है ना, एक क्या है Q1 और एक Q2 है, जिसके कारण देखिए Q1 के कारण जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है। क्या है? R1 वेक्टर है। और आवेश Q2 के कारण स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। ठीक है ना, और इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है वो r है। क्या है? r है। ठीक है ना, तो कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे कि F वेक्टर बराबर k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एकांक सदिश हम लिख सकते हैं r कैप। ठीक है ना, इसको एकांक सदिश बोला जाता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट हम इसको दे देंगे। ठीक है ना, देखिए जो Q1 है, Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगाया जा रहा है। ठीक है ना, तो Q2 पर देखिए, Q1 के कारण Q2 पर जब बल लगता है तो ये देखिए, इस जो भी दो आवेश हम ले रहे हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच दो तरीके का बल लगता है, एक तो आकर्षण प्रकृति का और एक प्रतिकर्षण प्रकृति का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो Q1 है इसके कारण Q2 पर जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का लग रहा है, यानी कि जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि F21 होगा, 21 वेक्टर, यानी कि 2 पर 1 के कारण लग रहा है। ठीक है ना, जो बल है वो आवेश Q2 के कारण Q1 पर सॉरी Q2 पर Q1 के कारण लग रहा है, इसलिए इसे F21 वेक्टर हम लिखेंगे। और अगर Q2 का कारण Q1 पर लग रहा हो तो इसके कारण जो बल लगता है वो क्या लगता है? F12 वेक्टर लगता है। क्या लगता है? F12 वेक्टर लगता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q1 आवेश Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो एकांक सदिश होगा वो क्या हो जाएगा? R21 कैप होगा। ठीक है ना, क्योंकि F21 यहाँ पे अपन ने लिखा है तो इसको हम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे कि जहां पर R21 कैप बल F21 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे अपन लिखेंगे कि जो Q2 है इसके कारण Q1 पर लगाया गया बल, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः Q2 आवेश के कारण Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगाया गया
बल लगाया गया बल, क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एकांक सदिश हो जाएगा R12 कैप। ठीक है ना, इसे समीकरण 3 दे देंगे और यहाँ पे लाइन लिख देंगे कि जहां पर R12 कैप बल F12 की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज आपको चित्र से दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, कि यहाँ पे जो एकांक सदिश है, जैसे कि बल है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे R12 देखिए, यहाँ पे जो इसके कारण क्या हो जाएगा, R12 कैप हो जाएगा, ठीक है ना, इसके कारण R12 कैप होगा, और इसके कारण जो होगा वो होगा R21 कैप। ठीक है ना, तो एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षण जैसा, मतलब एक दूसरे से उल्टे हैं ये, ठीक है ना, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चित्र से, हम इसको लिख सकते हैं R12 कैप इक्वल टू माइनस का R21 कैप, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण किसी में, यानी कि समीकरण 2 में रख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो R21 है, तो R21 की जगह पे हम रख देंगे R12, लेकिन माइनस उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का R12 कैप। ओके, यहाँ पे ये लिख देंगे और इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, तो R21 वेक्टर बराबर ये हो जाएगा माइनस के K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12 कैप। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं क्या चीज दिखाने वाला हूँ, कि इतने पार्ट को आप देखिए, ये इतना पार्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे आप अगर समीकरण 3 को ध्यान से देखोगे तो ये आपको समीकरण 3 दिखेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, तो यहां से हमको क्या पता चला कि जो समीकरण, इसको समीकरण दे देंगे समीकरण 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि दोनों बल, यानी कि F21 और एक F12, दोनों जो बल है इनके परिमाण तो समान है, क्या है, परिमाण तो समान है, लेकिन इनकी जो दिशा है वो विपरीत है। ठीक है ना, क्या है, दिशा विपरीत है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि दोनों बलों के परिमाण, दोनों बलों के परिमाण तो समान है, परिमाण तो समान है, लेकिन इनकी, दिशा विपरीत है। ठीक है ना, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे माइनस साइन जो आ रहा है वो दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि इनकी जो दिशा है वो विपरीत है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कूलाम्य बल जो है वो न्यूटन की तृतीय नियम की पालना करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, कि कूलाम्ब बल न्यूटन के, तृतीय नियम, तृतीय नियम की पालना करता है, तृतीय नियम की पालना करता है। ठीक है ना, तृतीय नियम क्या है न्यूटन का, एक्शन रिएक्शन का, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का। भाई दोनों का परिमाण तो समान रहेगा लेकिन दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है ना, तो ये ही न्यूटन का तृतीय नियम होता है, यानी कि कूलाम जो नियम है ये न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे आपको कूलाम्य बल की विशेषताएं और इसकी कुछ कमियां हैं, उन्हें भी आपको जान लेना चाहिए क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो इनकी जो कमियां हैं और इनके जो विशेषता है कूलाम्य बल की, इसको मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है ना, चलिए
यहाँ पे लिखेंगे कूलाम बल की विशेषताएं, कूलाम बल की विशेषताएं, ठीक है ना। पहले हम विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, इसकी पहली विशेषता है कि जो कूलाम बल है, ठीक है, ये जो नियम है कूलाम का नियम, ये स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। यानी कि कोई भी आवेश है, ठीक है ना, तो वो स्टेबल होना चाहिए और बिंदुवत होना चाहिए, उन्हीं के लिए ये कूलाम बल कार्य करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह नियम स्थिर बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, लागू होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे विशेषता इसकी है कि जो कूलाम बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर? मीडियम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि ये बल जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, ठीक है, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। 4 नंबर विशेषता है इसकी ये है कि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यह दूरी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम की पालना करता है, ठीक है। भाई आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर K इंटू Q1 Q2/R²। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो दूरी के व्युत्क्रम नियम की पालना ये करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर और लास्ट विशेषता इसके लिख लेते हैं कि जो कूलामीय बल जो है भाई, ये वाली जो विशेषता है ये आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो इसको यहाँ याद रखिएगा ही रखिएगा। यह बल, मैं पहले लिख देता हूं, यह बल प्रकृति में द्वितीय द्वितीय सबसे प्रबलतम बल है, ठीक है ना। भाई पहला कौन सा है? नाभिकीय बल। और दूसरा कौन सा है? ये कूलामीय बल, जो कि प्रकृति में द्वितीय सबसे प्रबलतम बल है, ठीक है ना। सबसे प्रबलतम द्वितीय कौन सा है? कूलामीय बल है। और पहला है आपका नाभिकीय बल, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ सीमाएं, इसकी कुछ लिमिटेशन है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सीमाएं, ठीक है। इसकी अपन सीमाएं देख लेते हैं, इसकी कमियां क्या क्या है। तो पहली है कि ये नियम जो है वो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। भाई अपन ने जो विशेषता लिखी कि ये स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, वही इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है कि ये जो है ये बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। यह है बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि ये जो नियम है वो नाभिकीय परास के लिए लागू नहीं होता है। किसके लिए? नाभिकीय परास के लिए। यह नियम नाभिकीय परास के लिए लागू नहीं होता है। अब भाई नाभिकीय परास क्या है? नाभिकीय परास कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। ओके, ये नाभिकीय परास होती है, यानी कि नाभिकीय बल जो है वो इतनी दूरी पर ही कार्य करता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा दूरी पर ये कार्य नहीं करता है। कौन सा बल? नाभिकीय बल, ठीक है ना। और इतनी दूरी पर तो ये कूलाम बल भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये द्वितीय सबसे प्रबलतम बल है, पहला नाभिकीय है, ठीक है ना। तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने विशेषताएं और लिमिटेशन देख ली है कि कूलाम बल जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या है और इसकी जो कमियां हैं वो क्या क्या है, ठीक है ना। और आपने इसका सदिश निरूपण भी अच्छे से समझ लिया है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कूलाम बल का सदिश निरूपण या सदिश रूप जिसको बोल सकते हैं
और कूलाम नियम की विशेषताएं और इसकी कमियां, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। कूलाम बल यहाँ पे समाप्त होता है। आगे का जो अपना टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।